तो आज हमारे सामने कहानी है धनबाद की, जिसे भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। हमें जो स्रोत मिले हैं वो किसी प्रेजेंटेशन की तरह है। एक एक करके इस शहर की पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं, इसके सुनहरे मौकों से लेकर इसकी सबसे बड़ी धधकती हुई चुनौतियों तक। हाँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। ये जानना काफी दिलचस्प है कि धनबाद हमेशा से धनबाद नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुराने जमाने में ये मानभूम नाम के एक बहुत बड़े जिले का हिस्सा हुआ करता था। अच्छा? मानभूम? जी, जिसका नाम राजा मानसिंह के नाम पर पड़ा था, ऐसा कहते हैं। लेकिन फिर एक साल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1894 यहाँ पहली बार आधुनिक तरीके से कोयले की खुदाई शुरू हुई। और बस यहीं से इस जगह की किस्मत हमेशा के लिए कोयले से जुड़ गई। चीजें इतनी तेजी से बदलीं कि 1928 तक इसे एक अलग पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ा और फिर आजादी के बाद 24 अक्टूबर 1956 को ये एक पूरा जिला बन गया। और यहाँ पर जो बात गौर करने वाली है वो ये कि धनबाद का इतिहास उसके भूगोल से यानी वहाँ की जमीन से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। हाँ। अगर आप धनबाद का नक्शा देखें तो उत्तर का हिस्सा पहाड़ी है, बीच का हिस्सा पठारी और दक्षिण का हिस्सा वो समतल मैदान जैसा है। ये सिर्फ किताबी जानकारी नहीं है, इसी बनावट ने शहर के विकास का रास्ता तय किया। अच्छा, वो कैसे? जमीन की बनावट से शहर का विकास कैसे जुड़ा है? देखिए, यहाँ दामोदर और बराकर जैसी बड़ी नदियां बहती हैं। ये सिर्फ नदियां नहीं है, ये इस इलाके की लाइफलाइन है। हाँ। इन्हीं पर मैथन और पंचेत जैसे बड़े बांध बने हैं जो न सिर्फ पीने का पानी देते हैं बल्कि बिजली भी बनाते हैं। हाँ। और बिजली किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। सही बात है। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी ज्यादातर रेतीली और लाल है, जो खेती के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये हुआ कि जमीन खेती के लिए उतनी उपजाऊ नहीं थी, लेकिन वहां कोयला था और नदियों से बिजली बनाने की गुंजाइश थी। बिल्कुल। तो कुदरत ने ही एक तरह से इशारा कर दिया कि यहाँ का भविष्य खेती नहीं बल्कि उद्योग है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भूगोल ने एक तरह से इंडस्ट्री के लिए रेड कारपेट बिछा दिया था और इसी रेड कारपेट पर चलकर धनबाद कोयला राजधानी बना। और जहां इंडस्ट्री होती है वहां लोग खींचे चले आते हैं। आंकड़े तो यही बताते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की आबादी करीब 27 लाख थी। जी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि धनबाद की 58% से ज्यादा आबादी शहरी है। ये पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा है। हाँ, और ये आंकड़ा धनबाद के कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देता है। ये शहर गांव नहीं बल्कि एक विशाल शहरी केंद्र है। और ये सिर्फ आबादी का प्रतिशत नहीं है, घनत्व भी देखिए। यहाँ हर एक वर्ग किलोमीटर में 1316 लोग रहते हैं, जबकि पूरे झारखंड का औसत सिर्फ 414 है। 3 गुना से भी ज्यादा। इसका मतलब क्या है? शहर पर इसका क्या असर पड़ता होगा? भीड़ भाड़, संसाधनों पर दबाव? इसका असर बहुत गहरा है। इसका सीधा मतलब है कि जमीन, पानी, बिजली, सड़कें, घर, हर बुनियादी चीज पर जबरदस्त दबाव है। जाहिर है। जब इतने सारे लोग एक छोटी सी जगह पर रहते हैं तो शहर को चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और इसीलिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है यानी शहर को चलाने का पूरा इंतजाम, वो भी बहुत बड़ा बनाना पड़ा। जैसे कि यहाँ का नगर निगम, मैंने पढ़ा कि वो झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है। जी, 2006 में बना धनबाद नगर निगम झारखंड का सबसे बड़ा है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम करना पड़ता है। तो ये तो हुई लोग और शहर को संभालने की बात। लेकिन ये सारे लोग यहाँ आते क्यों हैं? जाहिर है उस काले हीरे के लिए जिसके लिए धनबाद पूरी दुनिया में जाना जाता है, कोयला। हाँ, अब हम धनबाद के दिल पर आ गए हैं, उसकी अर्थव्यवस्था। और यहाँ की कहानी झरिया कोल फील्ड्स के बिना अधूरी है। स्रोतों के मुताबिक यहाँ भारत का सबसे बेहतरीन प्राइम कोकिंग कोल मिलता है। प्राइम कोकिंग कोल, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? ये बाकी कोयले से अलग कैसे है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज्यादातर कोयला बिजली बनाने के काम आता है, उसे जलाकर। लेकिन कोकिंग कोल की खासियत यह है कि जब आप इसे बिना हवा के बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म करते हैं तो ये जलता नहीं बल्कि कोक में बदल जाता है। कोक? हाँ, कोक। और ये कोक स्टील बनाने की प्रक्रिया में जादू की तरह काम करता है। जादू? वो कैसे? जब स्टील की भट्टियों में लौह अयस्क को पिघलाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन मिली होती है।
ये कोक उस ऑक्सीजन को खींचकर बाहर निकाल देता है और हमें मिलता है शुद्ध लोहा, जिससे बाद में स्टील बनता है। अच्छा। तो आप कह सकते हैं कि बिना कोकिंग कोल के मजबूत स्टील बनाना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि देश की औद्योगिक रीढ़ की हड्डी है। वाह। इसीलिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL, जो देश की सबसे बड़ी कोल कंपनियों में से एक है, और टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियां यहीं काम करती हैं। समझ गई। तो ये तो हुई कोयले की बात, लेकिन क्या धनबाद की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ इसी एक चीज पर टिकी है? किसी भी शहर के लिए सिर्फ एक चीज पर निर्भर रहना थोड़ा जोखिम भरा नहीं होता? बिल्कुल होता है, और शायद यही वजह है कि धनबाद में अब और भी इंडस्ट्रीज पनप रही हैं। स्रोतों में इसका भी जिक्र है। अच्छा। जैसे सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड यानी हर्ल का कारखाना है। ये भारत का सबसे नया और सबसे बड़ा खाद का कारखाना है, जो देश के किसानों के लिए बहुत अहम है। अच्छा, यानी खेती को सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री भी है। और इसके अलावा ACC सीमेंट का एक बड़ा प्लांट है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मजबूती देता है। और गोविंदपुर निरसा बेल्ट में तो सैकड़ों हार्डकोक बनाने वाली भट्टियां हैं। मतलब विविधीकरण की कोशिश तो हो रही है। अलग तरह की इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश तो हो रही है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जैसा कि स्रोत में साफ लिखा है, हर नई फैक्ट्री के साथ हवा, पानी और जमीन पर बोझ बढ़ता है। और शायद इसी बोझ और कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिए एक ऐसी कोशिश हो रही है जिसके बारे में पढ़कर मैं हैरान रह गई। एक जिला एक उत्पाद योजना। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहल है। तो इस योजना के तहत धनबाद के लिए जो उत्पाद चुना गया है वो कोयला नहीं है, लोहा नहीं है, बल्कि आलू है। मुझे तो सुनकर हंसी आ गई। हाँ, कोयले की राजधानी में आलू, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। इसका क्या मतलब है? हाँ, सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। यहाँ मकसद सिर्फ आलू उगाना नहीं है, बल्कि आलू पर आधारित फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। जैसे चिप्स और फ्लेक्स वगैरह। बिल्कुल, जैसे चिप्स बनाना, फ्लेक्स बनाना। ये कोयले पर आर्थिक निर्भरता कम करने की दिशा में एक बहुत ही रणनीतिक और महत्वपूर्ण कदम है। मतलब ये एक संकेत है कि धनबाद अपने भविष्य को सिर्फ कोयले के चश्मे से नहीं देख रहा। वो एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो आलू के चिप्स से ही क्यों ना हो। बिल्कुल, ये स्वीकार किया जा रहा है कि सिर्फ एक संसाधन पर हमेशा के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता। ये एक रणनीतिक बदलाव की कोशिश है, भले ही ये अभी शुरुआती दौर में हो। कोयले और इंडस्ट्री की इस भारी भरकम दुनिया के बीच ये सोचना आसान है कि वहाँ शायद कला और संस्कृति के लिए ज्यादा जगह नहीं होगी। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन स्रोत एक अलग ही कहानी बताते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी शहर की पहचान सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं बनती। धनबाद की अपनी एक गहरी सांस्कृतिक जड़ भी है। जैसे कि टुसू पर्व, ये फसल कटाई से जुड़ा एक उत्सव है जिसमें लोग रंगीन कागज और बांस से चौड़ल बनाते हैं और फिर गाजे बाजे के साथ उसे नदी में विसर्जित करते हैं। हाँ, जीवन और प्रकृति का जश्न है ये, जो उस औद्योगिक माहौल से बिल्कुल अलग है। और फिर है छाऊ नृत्य। ये मानभूम इलाके का एक बहुत ही प्रसिद्ध और ऊर्जा से भरा हुआ नृत्य है, जिसमें मार्शल आर्ट्स और लोक कथाओं का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। स्रोतों में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है, ये कोयले की धूल के नीचे दबी सदियों पुरानी पहचान है। वाह, कोयले की धूल के नीचे दबी सदियों पुरानी पहचान। ये लाइन तो पूरे शहर की कहानी बयां कर देती है। बिल्कुल। और संस्कृति के साथ साथ ज्ञान और शिक्षा के मामले में भी धनबाद का कद बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। यहाँ 1926 में स्थापित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी ISM है, जिसे अब IIT का दर्जा मिल चुका है, जो माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ, ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं बल्कि एक विरासत है। फिर 1949 में बना BIT सिंदरी है, जो झारखंड का एकमात्र सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो मतलब यहाँ सिर्फ कोयला निकाला नहीं जाता, बल्कि उस पर पढ़ाई और रिसर्च भी होती है। बिल्कुल, और रिसर्च के लिए यहाँ CSIR CIMFR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च भी है, जो खनन पर शोध के लिए देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक संस्थान है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है। हाँ, आप देखिए, यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम में पढ़ाई के लिए IIT और BIT, और रिसर्च के लिए CIMFR, और इन सबके अलावा यहाँ पर्यटन की भी काफी संभावनाएं हैं। मैथन डैम, पंचेत डैम और तोपचांची झील जैसी खूबसूरत जगहें भी हैं, जो शहर की औद्योगिक छवि से बिल्कुल अलग एक शांत और सुकून देने वाला अनुभव देती हैं। सही कहा। लेकिन
इन सब अच्छी बातों, आईआईटी, संस्कृति और खूबसूरत झीलों के बीच एक ऐसी सच्चाई भी है जो आग की तरह जल रही है। और मैं इसे मुहावरे की तरह नहीं कह रही, नहीं, ये सचमुच में जल रही है। हाँ। और अब हम धनबाद की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक हकीकत पर आ गए हैं। झरिया की जमीन के नीचे पिछले 100 से भी ज्यादा सालों से आग लगी हुई है। 100 साल से ज्यादा? जी, 100 साल से ज्यादा। ये आग कोयले की खदानों में लगी थी और इसे आज तक बुझाया नहीं जा सका। ये कैसे मुमकिन है? इसे बुझाया क्यों नहीं जा सका? क्योंकि ये कोई सतह पर लगी आग नहीं है जिसे पानी डालकर बुझा दिया जाए। ये जमीन के कई मीटर नीचे कोयले की परतों में सुलग रही है, जो मीलों तक फैली हुई हैं। बाप रे! इसका नतीजा ये हुआ है कि जमीन अंदर से खोखली और बेहद अस्थिर हो गई है। भूधसान यानी जमीन के धंसने की घटनाएं वहां आम बात हैं। लाखों लोग लगातार जहरीली गैसों और किसी भी पल जमीन धंस जाने के डर के साए में जी रहे हैं। ये सुनने में ही इतना खौफनाक लग रहा है। तो क्या इससे निपटने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा? कोई योजना? एक योजना है जिसे झरिया मास्टर प्लान कहा जाता है। कागज पर यह योजना बहुत अच्छी लगती है। इसका मकसद आग से प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर बसाना है। लेकिन जमीनी हकीकत बहुत ज्यादा जटिल है। जटिल क्यों? अगर लोगों की जान खतरे में है तो उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाना तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए, किसी को उसके घर, उसकी जमीन, उसके रोजगार से हटाकर किसी नई जगह पर बसाना कितना मुश्किल होता है। ये सिर्फ मकान बदलना नहीं है। नहीं, ये उनकी पूरी दुनिया बदलने जैसा है। इसमें भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक तीनों तरह की चुनौतियां हैं। लोगों का भरोसा जीतना, उन्हें सही मुआवजा देना, नई जगह पर रोजगार की गारंटी देना, ये सब बहुत बड़े काम हैं। और शायद इसीलिए इसमें इतना वक्त लग रहा है। यही वजह है कि योजना की रफ्तार बहुत धीमी है, जबकि खतरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। तो ये एक ऐसा घाव है जो भर ही नहीं रहा। स्रोतों में इसके लिए एक बहुत ही मार्मिक उपमा दी गई है। ये धनबाद के माथे पर एक ऐसा घाव है जिसे भरने में दशकों लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौती है। लेकिन क्या भविष्य को लेकर कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं, या सब कुछ ऐसे ही निराशाजनक है? नहीं, उम्मीद हमेशा होती है, और स्रोत भी कुछ सकारात्मक डेवलपमेंट्स की तरफ इशारा करते हैं। जैसे एक नया रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। अच्छा। ये व्यापार और कनेक्टिविटी के नए रास्ते खोलेगा। इससे शहर की अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा। और शहर के अंदर के हालात, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, वहां भी सुधार दिख रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की रैंकिंग लगातार सुधर रही है, जो दिखाता है कि नागरिक जीवन की गुणवत्ता को लेकर गंभीरता बढ़ रही है। ये तो अच्छी खबर है। और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक नए मेडिकल कॉलेज का भी प्रस्ताव है। ये छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव की नींव लगते। तो एक तरफ आईआईटी के वर्ल्ड क्लास क्लासरूम और दूसरी तरफ झरिया की धधकती आग। एक तरफ नए इकोनॉमिक कॉरिडोर की उम्मीद और दूसरी तरफ 100 साल पुराना घाव। ये वाकई एक ही शहर के दो चेहरे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर धनबाद का पूरा विरोधाभास, उसकी पूरी कहानी सिमट जाती है। जैसा कि इस स्रोत में लिखा है, धनबाद में आईआईटी के वर्ल्ड क्लास क्लासरूम्स भी हैं और झरिया की धधकती आग भी। एक चेहरा ज्ञान और विकास का प्रतीक है और दूसरा एक सदी पुरानी त्रासदी को झेल रहा है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने धनबाद के इतिहास से लेकर उसके भविष्य की उम्मीदों तक का सफर तय किया। ये एक ऐसे शहर की कहानी है जो अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी कोयले की वजह से ही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से भी जूझ रहा है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो धनबाद की कहानी दुनिया के उन कई औद्योगिक शहरों जैसी है जो किसी एक ही संसाधन पर टिके रहे। हाँ। अब जब दुनिया भर में कोयले पर निर्भरता कम हो रही है तो सवाल उठता है कि ये शहर अपना भविष्य कैसे संवारेंगे। इसे जस्ट ट्रांजिशन कहते हैं, यानी एक ऐसा बदलाव जिसमें विकास की दौड़ में किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, हर किसी का ध्यान रखा जाए।